Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow HBL PSL special powered by Telenor and Service Tires. आज HBL PSL के 11वें एडिशन में रेस्ट डे था, बट वी स्टिल राइडिंग हाई ऑन द टू मैचेस प्लेड येस्टरडे. कल खेले गए दो मैचेस में एक मैच तो बाकायदा स्लॉटर हाउस था, कर्टसी ऑफ पेशावर ज़ल्मी. दे राइडिंग हाई ऑन देयर विनिंग स्ट्रीक. कल 118 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देने में कामयाब हुए. इस सीज़न क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ऐसा लगता है कि एक नहीं चल रही है. कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वो सेटल नज़र आ रहे, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना कि फील्डिंग. कल फील्डिंग का भी एक गैप नज़र आया जिसकी वजह से या पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स को अलाउ किया गया कि वो पार्टनरशिप लगाएं और बड़ा टोटल लगाने में कामयाब हुए. कल एक बार फिर 256 रन का अदद दिया था पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को. जवाबी कार्रवाई में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक नहीं चली. व्हाट वेंट डाउन, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड. पहले खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कर्टसी ऑफ बाबर आजम एंड कुसल मेंडिस 256 रन बनाए. बाबर आजम 52 गेंदों पर अपनी 12वीं T20 आई सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए. 100 रन बनाए उन्होंने 52 गेंदों पर. कुसल मेंडिस 83 रन बनाने में कामयाब हुए. एरन हार्डी प्लेड अ गुड कैमियो डाउन द ऑर्डर स्कोरिंग 26 रन. और फिर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बारी आई तो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने रूल किया. मोहम्मद बासित वाज इंप्रेसिव वंस अगेन. अली रज़ा 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए अपने 3.1 ओवर में. उन्होंने 9 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की. मोहम्मद बासित वंस अगेन बैक 3 विकेट्स. अपने पहले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की थी. सो ही इज़ बीन डूइंग रियली वेल. राइट, द नेक्स्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब. टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है. राशिद भाई, मेरे ख्याल से दोनों यंगस्टर से ही आगाज़ करते हैं. कल अच्छे इंप्रेसिव नज़र आए. एक तरफ जहाँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की एक नहीं चल रही थी, सही लेंथ हिट नहीं कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद बासित और अली रज़ा समझ के आए हैं कि इस पिच पर किस तरह की बॉलिंग करनी है और किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है. मज़ा आया दोनों को देख के. जी, जब आपका टोटल इतना बड़ा हो जाए ना, 255 के रन हो जाए, उसके बाद बॉलिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आप ट्राई कर रहे होते हैं कि रन बनाए पावर प्ले में. अली रज़ा तो इस्टेब्लिश एक तरह से 2 वर्ल्ड कप खेले में और अच्छा खेलते हुए आए आज़म ट्रॉफी. इम्प्रेसिव मोहम्मद बासित रहे जिन्होंने शुरू में स्विंग किए, थोड़ी सी स्विंग है, पेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत क्लेवर बॉलर लगे हैं. उन्होंने पेस को वेरी किया अपनी पुरानी बॉल से भी. अगर आप बॉल देखें, यॉर्कर की कोशिश की है, स्लो वन की कोशिश की है, स्लो बाउंसर की कोशिश की है, क्योंकि T20 की रिक्वायरमेंट पे वो पूरा उतरते हैं. 2 मैचेस में 6 विकेट लेना, और ऐसे प्लेयर को जो कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, इससे पहले 6 या 7 मैचेस थे. इकॉनमी रेट उनकी अंडर 7 थी क्योंकि बावल नगर थे, भावलपुर कम चांस मिलते हैं उनको. ग्रेड 1 जो इनकी भी T20 जो होते हैं उसमें कम चांसेस मिलते हैं जी. इसकी वजह से इस एज में जाके इनको मौका मिला. और कितने एक प्लेयर होंगे इस तरह के जिनको मौके नहीं मिलते. क्रेडिट जाता है ज़ल्मी को, इन्होंने पिक किया. और अली रज़ा तेज़ बॉलिंग की उन्होंने कल. हार्ड लेंथ पे कोशिश की है उन्होंने बॉल मारने की, और इंसान को, बैट्समैन को भी मारने की कोशिश की है. लेकिन थोड़ा एडवांटेज होता है कि आपके पास इतना बड़ा टारगेट हो 255 का, तो दिल खोल के बॉलिंग करते हैं आप. और अली रज़ा नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है. बस फिटनेस अपनी रखनी है. ये ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान में तीनों फॉर्मेट में खेलने की अहलियत रखता है. अहमद, बैट्समैन के मामले में चलें, हम मान लेते हैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपको उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना पड़ता है, एक आध सीज़न खिलाना पड़ता है. बट हाउ टू डील विद पेसर्स, जो सर्किट में बॉलर्स हैं, उनको किस तरह आप सही तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कब उनको चांस देना है? क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई एक बॉलर स्पॉट होता है, फिर वो अगर 1-2 सीज़न गुजारता है डोमेस्टिक में तो उसकी पेस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती. व्हेन इज़ द राइट टाइम टू प्ले यंगस्टर्स एंड स्टार्ट फोकसिंग on them? सबसे पहले तो देखें कि अली रज़ा जो आपने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं ना, उनमें से एक अली रज़ा थे, और आपके पास इतने खास बॉलर हैं नहीं. उनको फिर इस प्लेटफॉर्म पे जब चांसेस नहीं मिलते हैं ना, तो ये बड़ी ज्यादती है. अभी जिस तरह हम कुछ प्लेयर्स के लिए तो 5 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं. उनकी परफॉर्मेंसेज, आपके जो सीनियर बॉलर्स हैं, ऊपर जाएं नीचे जाएं, जो भी कुछ हो जाए, वो टीम से भी टस से मस नहीं होते और हिलते नहीं. और दूसरी तरफ जब आप पोटेंशियल वाले प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनका सिर्फ एक मैच भी गंदा चला जाए तो उन पे दोबारा से यकीन नहीं किया जाता. और फिर 6-6 मैच बाहर के उनको जब लाया जाता है, ये सिर्फ उनका क्रेडिट है कि वो बेचारे इतना बैठ के भी पाए. क्योंकि मुझे याद है कि जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन हुआ था, पहले 2 मैचेस में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं गायब हो गया था. उसके बाद 6 मैचेस मेरे पे क्या गुजरी थी. ऑब्वियसली मैं सीनियर प्लेयर था, मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, लेकिन बहुत ज्यादा थॉट्स लेन के अंदर आते हैं
और उस टाइम पे आके दोबारा से परफॉर्मेंस करना जितना मुश्किल था शायद कुछ भी नहीं था मेरे लिए। तो बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं, और लेकिन आप यंगस्टर्स के साथ ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, इनको अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है। यही तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और उन पे सपोर्ट की जाती है, स्पेशली जब कम हो। लेकिन क्रेडिट जाता है जितना भी देना चाहे आप कम ही होगा अली रजा को, कि इस सारे सिनेरियो को उन्होंने फील किया, वो गिरे नहीं, वो तगड़े रहे। लग रहा है कि उन्होंने बाहर बैठ के पॉजिटिविटी से काम किया है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। और जो बॉलिंग इस मैच के अंदर उन्होंने की है वो तबाकुन बॉलिंग थी, 149 टच की है। अब इससे ज्यादा उस मुल्क के अंदर जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की पिछले 3 साल से पिटाई हो रही हो और कोई मिल ना रहा हो, इससे ज्यादा कोई क्या शो करे ट्रस्ट या फेथ हासिल करने के लिए। तो फास्ट बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, जब भी आपको पोटेंशियल वाले टैलेंटेड मिलते हैं, जितना जल्दी उनको आप दरिया में फेंक दें उतना ही बेहतर होता है टीम के लिए। या इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। पहले सलमान अली आगा फिर हसन अली, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बात मेंशन की है कि यंगस्टर्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सीनियर्स को मौका देना चाहिए। तो क्या हम उन सीनियर्स को मौका देते रहें जो एक 20-25 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं और यंगस्टर्स के मुकाबले में आधी विकेटें ले रहे हैं, फिर भी उनको ही मौका दें और यंगस्टर को मौका ना दें? क्या करें फिर हम? यंगस्टर्स को मज़ीद 3-4 साल डोमेस्टिक में खिलाकर उनको थकाएं, उनको ज़ाया करें, उनकी पेस कम करें और सीनियर्स को खिलाते रहें? खुद कहाँ से आए थे दानिश? जी या एक दो नाम अगर आप आइडेंटिफाई कर दें तो मुझे गुफ्तगू आप क्या अली रज़ा हैं, मोहम्मद बासित हैं। अगेन अगर हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन आते हैं। समीर मिनाज जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, राशिद भाई कह रहे थे कि ज़ाया ना करें, खिला दें। फिर शामिल हुसैन है, फिर भी मूविंग ऑन ना। अब आज़ान अवैस आ गए हैं, शाहज़ेब खान को अभी भी मौका नहीं दिया जा रहा है। द लिस्ट इज़ अ लॉन्ग वन। या अगर आप डोमेस्टिक के तीनों फॉर्मेट्स देख लें, T20, वनडे और लिस्ट डे, तो आपको वो नए लड़के ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे सीनियर्स के मुकाबले में जिनको मौका नहीं मिल रहा है। दानिश, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही अगर हम हालिया अरसे में कहें तो 2019 से शुरू हुई। 2019 से 2022 तक हम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द रहे और हम उनसे बाहर निकले। उसमें ICC रैंकिंग ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह व बर्बाद करने में मरकज़ी किरदार अदा किया। हम सिर्फ उन्हीं लड़कों को देख रहे थे जो ICC रैंकिंग में नंबर 1 हो रहे थे। और उस दौरान हुआ क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, आपके सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूँ कि 2019 से 2022 तक हम या तो बायलैटरल सीरीज़ खेलते रहे, या जिम्बाब्वे से खेलते रहे, या न्यूजीलैंड से खेलते रहे, या साउथ अफ्रीका से खेले, या इंग्लैंड से खेले। तो इनकी वो टीमें पाकिस्तान आ रही थी जो कि BB नहीं थी, C कैटेगरी की टीम, वो बना रहे थे अपनी टीमों को। जी। और उसके बाद हमारी कहाँ से काम शुरू हुआ? 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप UAE में होता है। हर साल एक ICC इवेंट हो रहा था और वहाँ पर जब तगड़ी टीमें आई तो पता चल गया कि किसमें कितना दम है। और फिर उसके बाद हमने खिलाड़ी ऐसे तब्दील किए जैसे आप शर्ट चेंज करते हैं। तो अब आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए। दिस इज़ द राइट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट, क्या पाकिस्तान क्रिकेट को ये डिफ़ाइन करना होगा, ये देखना होगा कि भाई अब हर खिलाड़ी जो है ना हर फॉर्मेट में नहीं खेलेगा। अब आपको 3 अलग अलग फॉर्मेट की टीमें बनानी पड़ेंगी। थैंक्स टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब 2 चीज़ों में, पहले तो उन्होंने वहाब रियाज को और सरफराज को जो है वो नहीं रखा कोयटा ग्लैडिएटर में, मना कर दिया कि जी आप फुल टाइम जॉब करते हैं। उनके लिए अच्छा काम कर दिया। जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर का हाल है तो सरफराज पाकिस्तान टेस्ट टीम की कोचिंग से पहले ही अंडर प्रेशर आ जाती है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या अच्छा काम किया, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी जो थी उसमें किसी को अवार्ड नहीं किया उन्होंने। आप देख लीजिए, परफॉर्मेंस बता दीजिए। 3 प्लेयर थे आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। तीनों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो डिजर्व करते थे? पाकिस्तान क्रिकेट को देखिए, आप अली रज़ा की बात करें, अली रज़ा इंजरी प्रो प्लेयर हैं और इंतहाई माजरत के साथ वीडियो रिस्पेक्ट, आपके जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो अपने आप को कैटर नहीं कर रहे। 1 मैच के बाद 2 मैच के बाद वो अनफिट हो जाते हैं। तो यही बात इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि भाई आप इनको 4 डे क्रिकेट खिलाएं और 4 डे क्रिकेट में पहले इनको भट्टी में पकाएं, फिर आप इनको लेकर आएँ। उसके बाद सेकंड स्टेप वनडे क्रिकेट होना चाहिए। T20 क्रिकेट से तो आप जो है ना वो अगर तय कर लिया है कि खिलाना चाहिए आपको किसी को T20 क्रिकेट, समीर मिनाज नो साइम है। अब राशिद भाई, सेलेक्टिव जजमेंट हो गई है हमारी। अब मसला ये है ना, अगर हम 4 डे की बात करते हैं तो हम अली उस्मान को इग्नोर कर देते हैं। मोहम्मद आज़म भी एक पेस बॉलर है जिसने 7 मैचेस में मुतादिद विकेटें ली हैं। हसन अली को हमने टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया। पिछले दिनों आप बात कर रहे थे फातिमा से, मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बट 4 मैचेस में 12 विकेटें हैं हसन अली की। उनसे ऊपर आपको एटलीस्ट 12 बॉलर्स मिलेंगे
जिन्होंने उनके साथ खेलते हुए उन्हीं कंडीशंस में ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं, लेकिन हम प्रेफर उसको कर लेते हैं जो बकौल सेलेक्टर्स के या मैनेजमेंट के सीनियर है। मोस्टली जो टीवी पे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है सिलेक्शन में। सिलेक्शन गलत नहीं है, ये नहीं बोला, लेकिन कुछ प्लेयर रह गए। अगर मैं बात करता हूँ मुश्ताक अहमद करोड़ों की बात करते हैं, 2 सीज़न में 104 आउट किए हूँ, ठीक है। नियाज ने 96 आउट किए हैं 2 सीज़न की अगर बात करते हैं। अम्मार जो कि रहीम यार खान का बैट्समैन है, मोर देन 2000 रन 2 सीज़न में। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टीवी पे नहीं आते जी, इसलिए उनका इतना जान पहचान या वो नहीं है। लेकिन यहाँ के फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, मौजूद होंगे और हैं, सेटअप में है। शायद अभी हम जो मैचेस खेलने जा रहे हैं, नए लोग आए हैं। नए लोग का मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी के ही लोग हमारे मैनेजमेंट में आ गए, लगे कोचिंग स्टाफ में असद शफीक हैं और साथ में सरफराज हैं। तो ये चाह रहे हैं कि इन्होंने कैलकुलेट जो किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 टेस्ट मैचेस हैं, शायद इंग्लैंड में खेल रहे हैं, 2 ये खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज से, शायद 7-8 टेस्ट मैचेस हैं जो कि बहुत जल्दी हम खेलेंगे 7-8 या 6 महीने में। इसको शायद टारगेट किया है और प्लेयर बनाने का इनका यही है कि हम प्लेयर्स किस तरह से बनाएंगे। फास्ट बॉलर हमारे वही हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन की पूरी लाइनअप चेंज होती हुई नजर आ रही है 2-3 के अलावा। हमने विदिन 1 ईयर हमने कामरान गुलाम को खिलाया, हमने साइम अयूब को खिलाया, अब्दुल्ला शफीक हमारे खेल रहे थे। 8 वो प्लेयर मिसिंग है इसमें से जो लास्ट टेस्ट मैच की टीम में थे, जिसमें कामरान गुलाम भी थे, बहुत सारे प्लेयर। कामरान गुलाम के साथ तो बड़ी ज्यादती है। तो टेस्ट मैच में जितनी चेंजेस हमारी टेस्ट टीम में होती है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। आप करो चेंज, लेकिन कितने अब्दुल्ला शफीक ने जैसे पहली इनिंग में 57 रन किए थे वहाँ पे, उसके बाद क्या वजह बनी कि वो ड्रॉप हो गए वो। इसी तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हमारे टेस्ट मैच, देखिए टेस्ट मैच तो कम खेलते हैं हम खेल रहे हैं टेस्ट मैच 8 महीने 9 महीने बाद। अब किसी को याद ही नहीं उस टीम में था कौन। आसिफ आफरीदी को हमने लेके आए थे, उन्होंने 6 और 3 9 आउट किए, तो वो अब टीम में नहीं है। चले मान लेते हैं शायद वहाँ पे ज़रूरत नहीं हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो आपको ज़रूरत थी। 2 मैनी यंग प्लेयर आपने डाले हैं टेस्ट स्क्वाड में, शायद ये बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। एक तो कोचिंग स्टाफ चेंज होता है तो पूरी टीम चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट अहमद, कल के मैच पे आ जाते हैं एक बार फिर। बाबर आजम और कुशल मेंडिस के दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप लगी थ्रू आउट HBL PSL 11। धूम मचाई हुई है इन दोनों ने एज फार एज बैटिंग टुगेदर इज कंसर्न। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कुशल मेंडिस थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, पेस लेके चलते हैं, विच अलाउज बाबर आजम टू प्ले इज नेचुरल गेम। कल भी उन्होंने इब्तिदाई मराहल में अपना नेचुरल गेम खेला, उसके बाद जब कुशल मेंडिस आउट हुए देन ही फ्लिप्ड द स्विच और फिर उसके बाद उन्होंने 52 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स खेली। सो इट्स रियल फन looking at both of these batsmen back together, अहमद। ठीक कह रहे हैं। देखें कि बड़े अच्छे से पाकिस्तान बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए इस तरह की परफॉर्मेंसेस करेंगे जो कि निकल के नहीं आ रही थी। हम नहीं कहते वो ट्राई नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ट्राई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर आता है कि एक लीग क्रिकेट के अंदर, स्पेशली PSL में और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जहां तक सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो जब प्लेयर फंसा होता है तो उसको भी कोई ना कोई साथ सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि मेंडिस ने पूरे तरीके से दी। शुरू के अंदर आप देखें कुछ इनिंग के अंदर बाबर ने बिल्कुल अपना टाइम लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे थे साथ मेंडिस। फिर बीच के अंदर बाबर ने भी एक जबरदस्त इनिंग बीच में लगाई अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि लीगें टीमें फंसती हैं, फ्लैट पिचेस हैं। लेकिन ये जो इनिंग थी, शुरू में बेशक उन्होंने टाइम भी लिया, लेकिन वो फ्लॉलेस थे, वो रोटेट कर रहे थे। पूरी इनिंग के अंदर सिर्फ उनका एक डॉट बॉल था। सो एटलीस्ट जब डॉट बॉल नहीं होते हैं तो ना आप पे प्रेशर पड़ता है, ना साथ वाले बैट्समैन पे प्रेशर बनता है। यू अलाउ अदर्स। अब आपके हर बल्लेबाज की जो फॉर्म है वो मेंडिस के साथ की तरह की नहीं होगी हर टाइम कि बस वो आएगा, पूरी टीम का प्रेशर भी ले लेगा, साथ वाले चांसेस डॉट बॉल्स भी अगर हो रहे हो एंड से तो उस पर प्रेशर नहीं, जो मार रहा है वो लग रही है। अक्सर ये होता है कि आप जब डॉट बॉल्स खेल रहे होते हैं तो साथ वाले प्रेशर प्लेयर पे भी और पूरी टीम पे प्रेशर बिल्ड होता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल एटलीस्ट रोटेशन चलती रही, क्योंकि एक डॉट बॉल है,
और उसके बाद जब मेंडिस खत्म हुए वहीं से पिक कर लिया बाबर ने। जहां तक बाबर की अच्छी बात लगी है कल कि आप देखें उन्होंने एंड में रिस्क लिए जो कि उन्हें लेने पड़ने थे। जी। 3 ओवर जब स्पेशली रह गए थे, उन्होंने अपनी सेंचुरी की तरफ भी जाना था, अपना 70 पे खेल भी रहे थे, लेकिन वो 70 से 100 का जो उनका सफर था वो 3 ओवरों के अंदर तय हुआ। इट मींस ही कैन प्ले। सो ये सिर्फ मेरे ख्याल है कि एक मेंटल ब्लॉक है, कॉन्फिडेंस की कमी है और बिलीफ कि जो वो उनको अलाउ नहीं करता है कि शुरू के अंदर वो इस तरह की शॉट मारे। अगर वो यही शुरू के अंदर भी मैचेस में मारेंगे और उसमें अगर वो आउट भी होते हैं तो उनको सपोर्ट ही मिलनी है, क्योंकि वो आप ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कल की इनिंग एक प्राइम एग्जांपल है, जिस तरह बाबर आजम खेले हैं, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक देख लें, अमेजिंग थी। उसके बाद स्पिनर पे जहां ये फंसते थे और अच्छे स्पिनर्स को उन्होंने स्लॉक स्वीप भी मारा, उन्होंने बैक फुट पे सामने छिक्के भी मारे। तो ये जब 70 के बाद लग सकते हैं, इसका मतलब है कि ये शुरू में भी लग सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ चांस एंड हैविंग अ बिलीफ कि जो कि कम हो जाता है जब आप अंडर द रन्स नहीं होते। अब क्योंकि वो अंडर द रन्स है, उन्होंने 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस की हुई है, आप देखें कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और कल एक सुपर्ब इनिंग खेली है। No doubt. ना सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग। नो डाउट इनविंसिबल नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम। या मेंटल ब्लॉक्स हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, सही फॉर्म ना लगी हुई हो, सब चीज़ों का सोल्यूशन सपोर्ट सिस्टम है। एज अ यूनिट अगर आप खेल रहे होते हैं, टीम में हर प्लेयर एक तरह से नहीं खेलता, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो एंकर्स रोल प्ले करते हैं और उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। दैट्स व्हाट कुशल मेंडिस इज डूइंग फॉर बाबर आजम। काफ़ी हद तक प्रेशर अपने ऊपर लिया है कुशल मेंडिस ने बाबर आजम का। यही वजह है कि बाबर आजम अपने अंदाज में खेल सकते हैं एंड इट्स वर्किंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। देखिए दानिश, अगर आप इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी को देखें तो शायद बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर लिया है इन्होंने, और कभी आपके अच्छे दिन होते हैं तो फिर बुरे दिन भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब बुरे दिनों का जो है वो अफोर्ड कर नहीं सकता पेशावर ज़ल्मी। बट अब उनको 3 मैच खेलने थे, उनमें से 2 हो गए, 1 हो गया उनका। अब उनका 1 मैच लाहौर कलंदर से है, 1 मैच उनका लाहौर में जो है वो कराची किंग्स के साथ है। कलंदर के साथ तो मैं नहीं कहूँगा कि इजी मैच होगा, क्योंकि कलंदर को अगर इस टूर्नामेंट में रहना है तो फिर उनको अब ऑल आउट जाना होगा। कराची किंग को भी हराना होगा, कोयटा ग्लैडिएटर को भी हराना होगा और पेशावर ज़ल्मी को भी हराना होगा। लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी को देख रहे हैं तो दानिश, बाबर की परफॉर्मेंस नो डाउट ब्रिलियंट, 400 रन्स, कौशल मेंडिस 400 रन, टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट के, और दोनों के दरमियान अब तक 400 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप है। बट आप इस टीम को अगर देखें तो हर कोई इस टीम में चिप इन करता हुआ नजर आ रहा है। इनका पहला मैच जो कि पिंडीज के साथ था, 215 इन्होंने चेस किए, एंड क्रेडिट गोज टू ब्रिस्वेल एंड अब्दुल समद, जो उन्होंने आके जो है वो जालाबारी की है रन्स की। उसके बाद कराची किंग्स का आप मैच देखें, वहाँ पर अब्दुल समद सिंगल हैंडेडली मैच लेकर गए। लेकिन जहाँ तक बाबर आजम की बात है परफॉर्मेंस की, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते मोहम्मद हारिस को। वो जो छोटी छोटी इनिंग खेल रहे हैं ना, एक मैच मुझे याद है कि बाबर आजम ने अटैक किया था ऊपर से आके, अदरवाइज कौशल मेंडिस इतना कर देते हैं कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं रहता। फिर उसके बाद ये सेकंड टाइम उन्होंने 240 प्लस किया है। उनके पास क्या बैटिंग कर रहे हैं जो अंडर 19 के कैप्टन यूसुफ हैं। आप कल जिस तरह आके उन्होंने बैटिंग की है, अब्दुल समद को जहाँ जब मौका मिला है उन्होंने आके रन्स किए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखते हैं ना कि वो कहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस अपनी जगह है। अब इस टीम के पास गंवाने के लिए कुछ है नहीं। जिस दिन कौशल मेंडिस नहीं करेंगे तब पेशावर ज़ल्मी का पता चलेगा। नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सुफियान मुकीम, लेकिन आपको इफ्तिखार को नज़रअंदाज नहीं करना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं, हाँ। वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, वो जिस तरह माहौल बनाते हैं, जब स्कोर बोर्ड पर लो स्कोर होगा फिर पता चलेगा सुफियान मुकीम की बॉलिंग में कितना दम। इफ्तिखार अहमद का जिक्र कर रहे हैं राशिद भाई याया, और कल भी जब 256 रन चेस करने आई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, तो दोनों ओपनर्स को इफ्तिखार अहमद ने थोड़ा सा करटेल किया, संभाला, वो चार्ज नहीं कर पाए उस तरह, और मोमेंटम पहले ओवर से उनकी तरफ नहीं आया, जिसकी वजह से धंसते चले गए। तो ये पूरा टीम का एफर्ट है। इफ्तिखार के साथ जिस तरह मोहम्मद बासित, अली रज़ा बॉल कर रहे हैं, फिर सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक पूरा यूनिट है जो कि यकजा होकर खेल रहा है। यकजाओं के तो तकरीबन तमाम टीम कोशिश करती है, कॉम्बिनेशन कब बनता है। इनका पहला ही मैच जो विंडीज़ का हुआ है ना, वहाँ से देखें मोमेंटम इनका अच्छा बना है, और वो मैच हार भी सकते थे। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट मैच कैसा हुआ है और आपके किन लोगों ने मैच जिताया है। बीच के लोगों ने समद की बात की, ब्रेसवेल की बात की, वो मैच जीतने के बाद आप देखें हल्के हल्के 2-3 मैच इनके लड़े हैं, बिल्कुल एंड पे जाके ये लोग मैचेस, इवन 146 वाला मैच भी ये हार जाते। लेकिन जितने 18-20 प्लेयर अगर आजमाए हैं तो सारे के सारे कुछ ना कुछ करते हुए आए। इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर
2 से 3 खिला सकते हैं। फरहान यूसुफ की बात की, वो खेल रहे हैं, अली रज़ा खेल रहे हैं, सुभान बेंच पे बैठे हुए हैं, बासित न्यू प्लेयर हैं। तो अगर हम इफ्तिखार शुरू के 2 मैचेस शायद नहीं खेले थे, जब लेके आए तो पावर प्ले में 4 आउट कर दिए। फॉरन डिफरेंस क्रिएट किया। हाँ। तो ये फ़र्क है इस टीम में कि मैं पहले भी जिक्र किया है कि ये एक बेंच मार्क बनाते हुए जा रहे हैं। ज़ल्मी भले ना जीते, पर सारे मैच हार जाए। ये पहला सीज़न है, 11वां सीज़न है, पहला सीज़न है जो कि ऑक्शन के बाद है। ऑक्शन कैसे किया जाता है या प्लेयर उठाए जाते हैं, शायद इन्होंने बताया है सबको बताया है। बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर पे ये शुरू में गए नहीं, जैसे लाहौर के अंदर या पिंडीज या कराची किंग जा रहे थे 8-8 करोड़ पे, या इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इन्होंने थोड़ा सा संभल के खेला है। अगर मैं अपने प्लेयर की या कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स की बात करूंगा, 12 प्लेयर जो प्लेइंग 11 के हैं, 37 से 38 करोड़ तो आपने वहाँ पे लगा दिए ना। बाकी आपके पास जो प्लेयर लेने 8 प्लेयर, उनके लिए आपने पर्स नहीं छोड़ा। ये चीज़ की है ज़ल्मी ने, और ये सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जिस तरह से इनके हर शोबे में, जैसे यही ने बात की फरहान की, वो मिडिल ऑर्डर है, देखिए 4 नंबर खेल रहा है। नीचे आते हैं तो कभी कभार समद रन कर रहा है, कभी कभार ब्रिस्बेल आ जाता है या इफ्तिखार आ जाता है। और उसके बाद नीचे से अगर यहाँ पे देखें 3 बैट्समैन, पहले ही ओवर में अगर आप 18-20 रन अगर हारिस कर लेता है और 2 ओवर में 33 लगा हुआ है, तो उसके बाद आने वाले प्लेयर के लिए तो पूरा दिल बड़ा हो जाता है, बन जाता है। तो जहाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा रन हारिस के नहीं है, लेकिन उसने एक दफ़ा फिर बताया कि वो इस नंबर का प्लेयर है और गेम को चेंज करने की कोशिश करता है। वो जो आउट हुआ वो अपने लिए भी खेल सकता था, लेकिन उसने ट्राई की। तो ऐसे प्लेयर नेशनल टीम में भी होने चाहिए, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने इस नंबर से हटा के उसको अलग नंबर पे भेज दिया था, लेकिन वो डिबेट नहीं है। लेकिन इनके टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, इनकी स्पिन बॉलिंग हो, सुफियान मुकीम हो या पेसर्स हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पेशावर ज़ल्मी। ओटिस गिब्सन की भी तारीफ बनती है, वो जिस तरह आपने प्लेयर्स को चला रहे हैं और जिस तरह एक चीज़ और, ओटिस गिब्सन की आपने बात की है, इनकी मैनेजमेंट जब अच्छा कर रही होती तो अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए बाबर आजम का परफॉर्म करने का, ये नॉर्मल क्रिकेट खेली है, जो हम बात करते रहे, जितने भी टी इवेंट हुए 4-5 हुए हैं, हमने क्लिप्स देखे तो मारे जा रहे हैं, हिट मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी नॉर्मल क्रिकेट खेली है। तो इस पर मैनेजमेंट का बहुत होता है कि उनके आउटसाइड प्रेशर थे। कभी कभार होता है ना कैप्टन, यार इस प्लेयर को भी ले लो, इस प्लेयर को भी ले लो। उसका इस टूर्नामेंट में एक ही मकसद है कि आपको सिर्फ खेलना है, कप्तानी और रन्स करने हैं। बाकी जो काम है प्लेयर को खिलाना ना खिलाना वो मैनेजमेंट छोड़ दें, जिससे इनको फर्क पड़ा है। राइट, दिन का दूसरा मैच तो 1 साइडेड मैच था, जैसे कि हमने आपको बताया पेशावर ज़ल्मी ने 118 रन से कामयाबी हासिल की। लेकिन दिन का पहला मैच काफ़ी क्लोजली फॉट मैच था। वाज अ हाई स्कोरिंग मैच जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 208 रन का हदफ दिया था कराची किंग्स को, एंड दे वन बाय 11 रन। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद शहजाद की तरफ बढ़ेंगे और इस मैच पर और फिर याया और राशिद भाई से ही बात करेंगे। आप देख रहे हैं HBL PSL पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ welcome back once again to Sports Flow, HBL PSL special powered by Telenor and Service Tires. It's time to talk about yesterday's first match, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी की विनिंग स्ट्रीक जारी है तो दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की विनिंग स्ट्रीक जारी है। इवन दो मुल्तान सुल्तान की टीम पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है, दे आर स्टिल डोमिनेटिंग। दिस इज व्हाट वेंट डाउन इन येस्टरडेज मैच। शान मसूद वंस अगेन वाज सुपर्ब फॉर मुल्तान सुल्तान और अच्छा नॉक खेला, उन्होंने 40 रन बनाए। जॉश फिलिपे वंस अगेन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एट नंबर 3, 44 रन बनाने में कामयाब हुए। अब इस जफर को कल टीम में शामिल किया गया था साद जफरान की जगह, एंड ही प्रोवाइडेड द स्टार्ट दैट मुल्तान सुल्तान नीडेड। 36 रन उन्होंने भी बनाए, जबकि अरफात मिनास 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। पीटर सिडल ने 2 विकेट्स हासिल की और मोहम्मद इमरान ने भी 1 विकेट हासिल की। कराची किंग्स ट्राइड देयर बेस्ट डाउन द ऑर्डर। अब्बास आफरीदी ने कोशिश ज़रूर की मोइन अली के साथ कि वो टारगेट से करीब तड़ ले जाएं अपनी टीम को, बट अरफात मिनास डोमिनेटेड इन दैट स्पेल ऑफ द मैच। 3 विकेट्स हासिल की और कल अरफात मिनास को एक बार फिर मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। ऐसा लगता है ये दोनों भाई सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले जाएंगे। बट अहमद, आपकी तरफ आता हूँ, अच्छी लग रही है मुल्तान सुल्तान की टीम और वही तो हम एक यूनिट की तरह खेलने की बात करते हैं ना, किसी टीम का कोई एक लड़का नहीं करता तो दूसरा अपना हाथ खड़ा करता है कि जी मैं परफॉर्म करूंगा, एंड दिस इज व्हाट वर्क्स इन T20 क्रिकेट। उन्होंने देखिए चेंजिंग भी की, हालांकि फरहान नहीं खेल रहा था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अवैस जो है वो पोटेंशियल वाला प्लेयर लग रहा है, अच्छा प्लेयर लग रहा था और उसके साथ मिलके एक अच्छी पार्टनरशिप गई फिलिपे की। फिलिपे, स्मिथ, फरहान, मसूद
ये लोग बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं मुल्तान के लिए। और कल की भी अगर आप इनिंग देखेंगे तो जब फिलिपे आउट हुआ, शान आए, तो जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनकी, वो कहीं से भी अपने जो रन रेट को नीचे नहीं गिरने देते। शान भी आके, क्योंकि शान को पता है कि स्पिनर्स आए हैं, लेग स्पिनर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। जो अच्छी चीज वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही बेशक पहले ओवर के अंदर भी उनको वो बॉलर नजर आता है जिसपे वो अटैक कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी गेम के अंदर के कहीं पे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, लेग स्पिनर आता है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उसको फिर रुके ना, एक लगा, दूसरा लगा, वो तीसरे की भी ट्राई करते हैं। सो दिस इज द रीजन कि उनको इसमें सक्सेस मिल रही है बीच के अंदर। और उसके बाद फिलिपे भी फिर बॉलिंग, एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है देखने को मिल रहा है आपको मुल्तान सुल्तान के अंदर। लग रहा है कि टीम एक जेल है। बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से जब आपके पास इस तरह के सीनियर प्लेयर्स मौजूद हों जिन्होंने ये गेम काफी अरसे तक खेली हुई है, जिनको प्लेयर्स लुक अप करते हो, और जब वो जान मार रहे हों वार्म अप्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर, मैच के अंदर, सो ऑब्वियसली वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं यंगर प्लेयर्स के लिए भी। और यंगर प्लेयर्स जो स्पेशली पाकिस्तानी भी हैं, हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि जिस तरह के हमारे बड़े होते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। सो यही वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी इनमें से चंद प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन TSL के अंदर बेशक वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी विकेट लेता है सारे इकट्ठे होते हैं, चेहरों पे खुशियां नजर आ रही है। तो किसी भी टीम के अंदर जब ये फैक्टर्स होते हैं, वो टीम अच्छा करती है। और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को भी इक्वली क्रेडिट जाता है, बिकॉज उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर रखा होगा, प्लेयर्स को एम्पावर किया होगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है। कराची पे थोड़ी देर बाद बात कर लेते जब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है पेशावर ज़ल्मी को अगर कोई टीम टफ टाइम देगी ऊपर जाके भी, तो वो मुल्तान है, वो दे सकती है। एब्सोल्युटली, दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। एंड वी आर शोइंग यू द पॉइंट्स टेबल एज वेल। ज़ल्मी इज़ on top with 15, Multan Sultans are on 10, they're at the second position. United with 9 points at number 3, and Gladiators are at number 6. But ग्लैडिएटर्स को अपना गेम अप करना पड़ेगा और बेहतर खेल पेश करना पड़ेगा इफ़ दे आर टू मूव ऑन। या हम सीनियर्स और जूनियर्स की बात कर रहे हैं। शान मसूद शायद एटलीस्ट हमारी तो फर्स्ट चॉइस नहीं होते T20 क्रिकेट के लिए, बट वो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, 4-5 पे आ रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर ही मैच में वो ना सिर्फ रन स्कोर कर रहे हैं बल्कि अच्छे रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं, विच इज़ वाई मुल्तान आर डूइंग इवन बेटर। देखिए दानिश, 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था कि शान मसूद का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ, बट अब शान मसूद के लिए ये जो अगले 6 महीने हैं ना, या तो मेक है या फिर ब्रेक है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के ऊपर वो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी आ सकते हैं, उनको और बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन ये जो 30-30, 40-40 है ना, ये नहीं चलेगा माजरत के साथ। अब बात दरअसल ये है कि अगर आप टूर्नामेंट की बेस्ट टीम की बात करते हैं, ट्रॉफी तो एक ही टीम उठाएगी, लेकिन टूर्नामेंट की अगर आप बेस्ट टीम की बात करते हैं तो नो डाउट वो है मुल्तान सुल्तान। उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, सब उनकी क्रिकेट को मान रहे हैं, लेकिन वो जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं ना उनके सीनियर, वो जो उन्होंने एक एटीट्यूड शो किया है। आप देखिए, साहबजादा फरहान नहीं खेले, अवैस के लिए भी लाइन सेट थी कि भाई गो एंड किल वाली पॉलिसी आपने अपनानी है। आप देखिए, कल स्मिथ नहीं चले, फिर भी उन्होंने 200 लगा दिए स्कोर बोर्ड के ऊपर। शान मसूद ने आके रन्स किए, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि एश्टन टर्नर जिस तरह खेल रहे हैं, फिलिप जोशी जिस तरह खेल रहे हैं, वो उस टीम की टोन सेट कर रहे हैं। आप शान मसूद की बात कर रहे थे, देखिए शान मसूद, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर 2-0 हार गया बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच नहीं जीत सका। अब आपको जो है ना ये 70, 80, 100 इसकी ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम ने किए ना 400 रन, अब ये जाके इसको ट्रांसलेट करें बांग्लादेश के अंदर। शान मसूद जो है वो जाकर पाकिस्तान को 200 करके सिंगल हैंडेडली मैच जिताएं। आप एशेज सीरीज दे चुके हैं, वहां पर ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जो है वो खड़ा किया था, स्टीव स्मिथ ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को खड़ा किया था। ये 70, 75, 35, 34, ठीक है, आपके रन्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस टीम का कप्तान हूँ, मैं इस टीम का लीडिंग प्लेयर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले राशिद भाई बात कर रहे थे कि आपने टू मच तब्दीलियाँ कर दी हैं पाकिस्तान टीम में। 2 ही तब्दीलियाँ हैं पाकिस्तान टीम में, एक तो ओपनर चेंज होगा आपका, जो अजान ओवैस खेलेगा, मिडल ऑर्डर आपका वही है सलमान अली आगा, वही बाबर आजम, वही सऊद शकील। हाँ, विकेट कीपिंग में आपको सरप्राइज मिल सकता है। वो सरप्राइज तो ऑलरेडी मिल गया है, बहुत बड़ा सरप्राइज था। सर आ जाइए, फिर मैं आता हूँ आपके पास राशिद भाई। जी
मुझे याद है कि बांग्लादेश सीरीज से पहले भी जो है ना, शान मसूद के बारे में हमने यही बात की थी कि ये आखिरी मौका होगा इसके लिए, लेकिन वो भी सरवाइव करके हार के बाद भी। तो बात ये है कि डोंट मिक्स द फॉर्मेट्स। इस फॉर्मेट से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वनडे टीम के अंदर जगह बना लेंगे, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ राइट डिसीजन। हाँ, T20 के लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कूडोज टू हिम। जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है, जितने मैचेस वो हारे हैं पाकिस्तान की तरफ से, कोई भी कैप्टन मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है उसके पास ही। सेलेक्टर्स के लिए तो ये मैटर ही नहीं करता ना कि वो कहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है। वो तो प्रेसिडेंट कप में परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि गाजी औरी ने उसमें सेकंड हाई स्कोर किया, उसको पिक कर लिया। जिसने 4-डे क्रिकेट में हाई स्कोर किया, आपके चेयरमैन ने खुद उसको बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन का अवार्ड दिया, वो टेस्ट में नहीं आ रहा। सो इनके लिए तो मैटर ही नहीं करता। वो जंगल में नाच ले, उसको शहर में नचवा देते हैं। जी बिल्कुल, पहले 6 मैच खेले एज अ कैप्टन, वो 6 के 6 हारे। उसके बाद उनको स्निफ मिला, 2 स्पिनर्स जब आए, वो पहला टेस्ट मैच हारे इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसके बाद 2 में उन्होंने जो है ना वो बर्तरी हासिल की, उनको थोड़ा स्निफ मिला। उसके बाद फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ कैप्टन, वो हारे, व्हाइट वॉश हुए। साउथ अफ्रीका के अंदर वो एज अ कैप्टन गए, हारे। हमने कहा अब तो चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बरकरार रहे। उसके बाद बांग्लादेश से भी जब वो हार गए, उसके बाद भी मिट्टी पाव हो गया, अभी वो बरकरार है। सो इज वेरी लकी इन अ सेंस। ऑल ही नीड्स टू डू फोकस ऑन द टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पे अच्छी सिलेक्शन करें, यहाँ पे अच्छे डिजर्विंग परफॉर्मेंस को खिलाएं। हुरैरा जिसने डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी की थी, बीन इग्नोर्ड। कामरान गुलाम बीन इग्नोर्ड, परफॉर्मेंस की है उसने, बीन इग्नोर्ड। 9 मैचेस 9 आउट किए। आसिफ अफरीदी ने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बीन इग्नोर्ड। अबरार अहमद प्रूवन आपका बॉलर है, बीन इग्नोर्ड। उसके बाद आपका जो रोहेल नजीर है, अरसे दराज से वो लाइन में लगा हुआ है, उसके बहुत रन है। इस दफा भी अगर उठा के देखेंगे तो 80 की एवरेज से उसने परफॉर्मेंस की है। वो बच्चा अंडर 19 से जो है ना अपने मौके का इंतजार कर रहा है। इग्नोर 7 पे 1000+ रन किए हैं, बेस्ट विकेट कीपर का मिला, वो इग्नोर। तो उनको जो चीज मिल रही है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना अपनी परफॉर्मेंस ना हो, हारे हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। लेकिन अच्छे कप्तान वही होते हैं और जीतते भी वही हैं जो अपने प्लेयर्स के लिए, मेरिट के लिए स्टैंड लें, जो कि जो टीम अराउंड हुई है वहां हमें देखने को नहीं मिली। राइट। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक सर्किट हो या पाकिस्तान की बात हो, किसी एक फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में या तो नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कायद आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक प्लेयर ऐसा है जो पिछले 2 साल से इन तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दे रहा है, टॉप 5 रन स्कोरर्स में ये शामिल होता है, और वो शाहजेब खान है। क्या गलती हो गई राशिद भाई इससे? बहुत सारे प्लेयर हैं, शाहजेब खान नहीं, ये तीनों में परफॉर्म कर रहा है। आपको तीनों लिस्टों में ये टॉप 5 प्लेयर्स में नजर आए। कनेक्ट करूंगा मैं साथ बेग के साथ, ग्रेड 2 से लेके शाहजेब और साथ और भी प्लेयर, अम्मार की मैंने बात की थी। जी बिल्कुल, और इवन अजान ओवैस भी करके आए हुए हैं। लेकिन मुझे एक जो तादाद आ रहा है ना यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का, वही कोचिंग में आ रहे हैं। देखिए यहाँ वहाँ पे हमारी पूरी सपोर्ट होगी कोचिंग स्टाफ की, सैफी है या असद है, लेकिन यही अगर सिलेक्शन कमेटी में यही टीम लेके जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि इनका माइंडसेट अगर है खिलाने का ऐसा है, तो ये तो उसी में वहीं बैठे में, तो ये शायद कहीं पे होता हो। और क्योंकि सिलेक्शन कमेटी आपकी सेपरेट होनी चाहिए, बिल्कुल उनकी अलग एक देखने का तरीका अलग होता है सिलेक्शन कमेटी का। तो यहाँ पे जो हुआ है, मुझे ऐसा लगा टॉप ऑर्डर इन्हें डिसाइडेड थे, क्योंकि अजान अवैस ने इतने रन कर दिए हैं, इतने ज़्यादा रन कर दिए हैं कि उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी हमने इग्नोर किया उसको, लेकिन क्या है, साइम अयूब खेल गए उनकी जगह, या अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक में अगर लास्ट मैच में 50 किया है, तो वो भी इतनी जल्दी हिलाने वाली नहीं। टॉप ऑर्डर में अगर देखें, जो आपने बात की शाहजेब और साद की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों टॉप ऑर्डर हैं। इन्होंने 4 तो ओपनर रखे हुए हैं, अगर आप लाइनअप देखेंगे 4 तो ओपनर हैं। इमामुल हक भी इसमें, उन चारों के, लेकिन इन दोनों से कम रन है सर। बिल्कुल है। देखिए इमाम ने सीजन में भी रन किए हैं, ऐसा कि 4-5 शायद सेंचुरीज उन्होंने की हुई है। टाउन दी ऑर्डर है 10 पे 12वें नंबर पे, जहाँ पे आप 8 चेंजेस स्क्वाड में कर रहे थे, तो वहाँ पे एक आध और कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ शाहजेब में भी आप वाइट बॉल में लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें 7 बेग टॉप ऑर्डर प्लस विकेट कीपर इस टीम में बनता था। एब्सोल्युटली, इट्स अ नो ब्रेनर। और हम हमेशा बात करते हैं कि जो करंट सीजन की परफॉर्मेंसेस होती हैं वो मैटर करनी चाहिए। हम एक बार फिर PSL पे आ जाते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। या क्या अहमद कुछ कहना चाहते हैं? जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ जी, अब देखिए ना कि आप ये सिलेक्शन की जो सारी बात हो रही है, सर। वो चीज कर रहे थे मेरे से। हाँ, आप अपने पास से सीखते हैं कि आपके लिए क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। जब आपने मिसबाहुल हक को ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिसमें उनको हरफन मौला बना दिया था और आपने उनको सिलेक्टर भी बना दिया था, आपने उनको कोच भी बना दिया था, क्या वो चीज काम की थी पाकिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान और को हमने कोई बात फायदा बहुत हुआ की थी था? इस बारे में। हाँ जी, तो हम ये जो बात पे कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? आज आपने जैसे ही वर्ल्ड कप हारे हैं तो आपको हर मर्ज की दवा लग रही है सरफराज अहमद। आप कहते हैं कि वो हेड हो जाएंगे, वो सिलेक्टर भी बन जाएंगे, वो हर चीज कर लेंगे। अब असद शफीक है, बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़े जबरदस्त लड़के हैं, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं हैरान होंगे कि उनको 4-4 पोस्टें दे दी। ये तो सिर्फ आप फायरिंग लाइन पे लाने वाली बात कर रहे हैं, कोई मुल्क के फायदे की भी बात कर रहे हैं कि क्या इसमें मुल्क का कोई फायदा नजर आ रहा है? कि आपने उनको बैटिंग कोच भी बना दिया, आपने वुमेन के साथ भी लगा दिया, आपने सिलेक्शन के सेटअप में भी लगा दिया, एक और पोस्ट उनके पास है, तो वो खुद भी हैरान होंगे कहीं इस बात पे। और फिर वही आपने मिसबाहुल हक वाली गलती की, जब एक बंदे को आपने इतनी पावर में नवाज दिया, उसके बाद आपने वही सेम सिस्टम अब आप सरफराज अहमद के साथ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम कब अपनी गलतियों से सीखेंगे? मैं सिर्फ ये चाहता कि मुझे ये बता दें कि वो जो प्रोग्रेसिव मुल्क होते हैं, वो जो तरक्की कर याफ्ता मुल्क होते हैं, क्या वो अपनी गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते? हम सीख पा रहे हैं और राइट डायरेक्शन पे हैं? कोई सैंपल साइज है इस तरह का कि जिसको आपने 2-2 पोस्टें दे दी हो, जिसको कोच भी बना दिया हो, सिलेक्टर भी बना दिया हो और उसने अच्छा परफॉर्म किया हो? सैक हुए थे मिसबाहुल हक, पूरे तरीके से सैक किया गया था उनको, ठीक है? इतना सीनियर प्लेयर था, पाकिस्तान का कप्तान था, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिसाइल आ रहे थे। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मेरिट को कहीं कर ही नहीं पा रहे थे, चीजों को आगे परसू, जिसकी वजह से इतना केओस मच गया एक सिस्टम के अंदर कि आपने उनको हटा दिया, निकाल दिया। और अहमद, वही आप सिर्फ रास्ते कर रहे हैं। एक बात तो आ जाती है मैनेज करने की, क्या आप मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात आ जाती है जो राशिद भाई कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शख्स सेलेक्टर भी है और वो फिर टीम में कोच भी है। राशिद भाई, थोड़ी सी कराची किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, बस मुख्तसर टाइम रह गया हमारे पास। जब से डेविड वार्नर इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, मिक्स का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सेटल नज़र नहीं आ रहे। इवन दो रेजा हेंड्रिक्स कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, देयर आर कैमियोज हियर एंड देयर, बट एज ए यूनिट सेटल नहीं हो पा रही हैं। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स, लाहौर के अंदर 3 टीमें ऐसी हैं जो एक ही कश्ती में ही इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं खेल रही। लाहौर के अंदर 2 पॉइंट इस वजह से अभी मिल गए लास्ट मैच में कि कोयटा का ख़राब खेली है। कराची किंग्स यहाँ 4 मैच कराची में आके खेले, यहाँ तो जीतने चाहिए थे, 2 तो जीतने चाहिए थे, ये स्ट्रेट 4 मैचेस हार गए। ये मेरे ख्याल से डेविड वार्नर का जाना, 2 दुबई के जो प्लेयर थे, उज़ैफा थे और साथ में वसीम, वो आए और चले गए, तो टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस इनके यहाँ भी हुई हैं। जब पिक हुई थी टीम तो मेरा भी यही था यार कराची किंग्स ने बड़ी अच्छी टीम पिक, सभी ने अच्छी की है, लेकिन शायद शुरू 2 मैचेस तो लाहौर में जीते, लेकिन उसके बाद जो हारना शुरू हुए और अभी तक हारते हुए चले जा रहे हैं, शायद ये भी पिंडीज की तरह नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी चेंजेस करेंगे। राइट, आज के कल के मैचेस की हमने बात की, अब कल 2 और मैचेस खेले जाने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ डबल हेडर। दिन का पहला मैच लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं एंड इन अ वे बोथ दीज टीम्स कैन हेल्प आउट ईच अदर, और अगर किसी एक टीम का अच्छा मैच जाता है तो कॉन्फिडेंस और रिदम उनकी तरफ वापस आ सकता है। जबकि दिन का दूसरा मैच डोमिनेटिंग फोर्स मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज़ के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडीज़ आर स्टिल विनलेस। देखते हैं कि इतने प्रेशर के बाद अब उनकी टीम में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती है। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे पिछले 4 मैचेस से कि कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। या कोई प्रेडिक्शन ले लेते हैं? मेरे ख्याल से लाहौर वर्सेस क्वेटा प्रेडिक्शन। लाहौर वर्सेस क्वेटा, होम पे अहमद, लाहौर वर्सेस क्वेटा। लाहौर हैज नो अदर चॉइस बट टू विन। ठीक है। मुल्तान वर्सेस रावलपिंडीज़। मुल्तान वर्सेस रावलपिंडीज़। अहमद, मुल्तान वर्सेस रावलपिंडी। लाहौर को कोई इतना ख्याल करना चाहिए कि मैं पहली दफा किसी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। जब ही ये हाल है अहमद। अच्छा, मुल्तान वर्सेस रावलपिंडीज़। मुल्तान दिल रखने के लिए रावलपिंडीज़ कह देता कोई, मैं राशिद भाई का साथ देने के लिए कह देता अगर, तो मुझे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क, जब एक इंसान गिर जाए और हार मान जाए ना, उसके बाद फिर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता, और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि वो हार मान गए। राइट, एक
राशिद भाई का साथ देने के लिए और दूसरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए। आई होप पिंडीज कैन विन एटलीस्ट वन मैच इन द 11th सीजन ऑफ वो मैंने HBL आखिरी मैच में किया था लेकिन गलती हो गई। चले होपफुली कल रावलपिंडीज भी और हम भी अपनी गलती सुधार लेंगे और उनको पहली जीत मिलेगी। मुल्तान के लिए यहाँ पर अगर एक आध डिफीट हो भी जाए तो इट कैन बी अ गुड वेकअप कॉल, जिसका हवाला याया काफ़ी अर्से दे रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टीम्स लुक इनविंसिबल। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। सैयद याया हुसैनी, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।